एंड वेरी बिग वेलकम टू रेहान्स बायोलॉजी। मैं हूँ रेहान खान। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रेहान्स बायोलॉजी। ये चैनल बीएससी के स्टूडेंट के लिए क्रिएट किया गया है जो जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं। उनके लिए जूलॉजी और बॉटनी से रिलेटेड डिफरेंट वीडियो लेक्चर्स हम अपलोड करते हैं। अगर आप बीएससी पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं और जूलॉजी बॉटनी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर अच्छे वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आइए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और देखते रहिए लगातार वीडियोस को अपने टॉपिक्स के अकॉर्डिंग, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी सीरीज़ में हमारा आज का ये जो वीडियो है ये एक्चुअली एक ऐसे टॉपिक पर है जो अभी जो पिछला पुराना सिलेबस जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं जो बीएससी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में है, जिसमें सेमेस्टर सिस्टम यूनिवर्सिटीज़ में लागू नहीं हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग ये टॉपिक अभी बीएससी थर्ड ईयर के जूलॉजी फर्स्ट पेपर में है। उनका फर्स्ट पेपर में पहली यूनिट पैरासाइटोलॉजी के नाम से है, उसमें ये टॉपिक शामिल है। और जिन स्टूडेंट ने इस साल बीएससी पार्ट 1 में उत्तर प्रदेश की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है और वो सेमेस्टर फर्स्ट के स्टूडेंट हैं, तो नई शिक्षा नीति जो है 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके अकॉर्डिंग ये अब जो सिलेबस नया है इसके सेमेस्टर फर्स्ट में जो जूलॉजी का थ्योरी पेपर है उसकी आखिरी यूनिट जो है 8th यूनिट इन्फेक्शियस डिजीज़ेस के नाम से, उसमें ये टॉपिक शामिल है। तो अगर आप इस साल थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और अगर आप बीएससी पार्ट 1 के सेमेस्टर फर्स्ट के स्टूडेंट हैं तब भी आपके लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और ये टॉपिक है हमारा ट्रिपैनोसोमा का। यहाँ पर जो नाम देख रहे हैं आप, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, वो ट्रिपैनोसोमा की एक कॉमन स्पीशीज़ है। क्या है ट्रिपैनोसोमा? ट्रिपैनोसोमा एक तरह का प्रोटोजोअन है, यानी कि फाइलम प्रोटोजोआ का सदस्य है। यूनिन्यूक्लिएट यूनिफ्लैजिलेटेड ये प्रोटोजोअन है, और ख़ास बात ये कि ये एक तरह का अंतः परजीवी होता है और इसकी कुछ प्रजातियां बहुत घातक किस्म का रोग फैलाती हैं जिसको निद्रा रोग या स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। तो जो ट्रिपैनोसोमा है, पहले उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। फाइलम देखिए प्रोटोजोआ, सब फाइलम सोमैस्टिगोफोरा और सुपर ऑर्डर है उसका मैस्टिगोफोरा। इसके आगे आपको क्लास देखने को मिलेगी, सुपर क्लास उसकी जूमैस्टिगोफोरा। प्रोटोमेनेडिना उसके ऑर्डर का नाम है। तो प्रोटोजोआ फाइलम के सब फाइलम सोमैस्टिगोफोरा का ये मेंबर है ट्रिपैनोसोमा, और ये एक फ्लैजिलेटेड, देखिए जो आपके लिए लिखा है, ट्रिपैनोसोमा इज अ फ्लैजिलेटेड एंडोपैरासिटिक प्रोटोजोअन फाउंड इन ह्यूमन बींग्स एंड अदर वर्टिब्रेट्स। यानी कि अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप उसको नोट कर सकते हैं। ट्रिपैनोसोमा फ्लैजिला युक्त अंतः परजीवी प्रोटोजोअन है या अंतः परजीवी प्रोटोजोआ संघ का सदस्य है जो मनुष्यों और दूसरे वर्टिब्रेट्स यानी कि कशेरुकियों के अंदर पाया जाता है। हम लोग सब फाइलम वर्टिब्रेटा के मेंबर हैं, फाइलम कॉर्डेटा के, तो हमारे अलावा जो दूसरे मेंबर हैं उस सब फाइलम में उनको वर्टिब्रेट्स कहेंगे। तो हम लोगों में भी, मनुष्यों में भी और दूसरे वर्टिब्रेट्स में भी ट्रिपैनोसोमा जो है वो एक फ्लैजिलेटेड, यानी कि जिसके शरीर में फ्लैजिला पाया जाए उस तरह का एक अंतः परजीवी। अगर आपके शरीर के अंदर कोई पैरासाइट रहता है तो एंडोपैरासाइट है, अंतः परजीवी, और शरीर की सतह पर रहता है तो वो एक्टोपैरासाइट है, बाह्य परजीवी। तो ये एक एंडोपैरासाइट है जिसके शरीर में फ्लैजिला पाया जाता है, प्रोटोजोआ संघ का सदस्य है और मनुष्यों के अलावा दूसरे वर्टिब्रेट्स में भी होता है। इसकी 20 प्रजातियां हैं, रिप्रेजेंटेड बाय, थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है प्लीज़ वहाँ पर देख लीजिएगा, रिप्रेजेंटेड बाय 20 स्पीशीज, 3 स्पीशीज आर पैथोजेनिक। पूरे विश्व में इसकी 20 प्रजातियां पाई जाती हैं ट्रिपैनोसोमा की। उनमें से 3 प्रजातियां जो हैं, 3 स्पीशीज जो हैं वो रोगजनक हैं, वो पैथोजेनिक हैं। तो 20 स्पीशीज पूरे विश्व में, लेकिन उसमें से अधिकतर जो हैं वो फ्री लिविंग हैं या सैप्रोफिटिक हैं। केवल 3 ऐसी प्रजातियां हैं जो कि रोगजनक हैं, रोग फैलाने वाली हैं, और जो रोग फैलाने वाली प्रजातियां हैं उन्हें हम कहते हैं पैथोजेनिक, रोगजनक। कौन सी हैं वो, नाम नोट करते हैं। ट्रिपैनोसोमा ब्रूसियाई गैम्बियंस ये एक प्रजाति का नाम है। एक्चुअली इसका जो ये जीनस और सब स्पीशीज़ का जो नाम है ये ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल होता है, तो अक्सर आप बुक्स में ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस लिखा देखेंगे, वही ज़्यादा प्रचलन में है, वही ज़्यादा इसको आसानी से आप याद रख सकते हैं। तो आप इसको ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस भी पढ़ सकते हैं। दूसरी प्रजाति है ट्रिपैनोसोमा ब्रूसियाई रोडेशियंस, और तीसरी है ट्रिपैनोसोमा क्रूजियाई। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, ये जो 2 पहली वाली प्रजातियाँ हैं ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस और ट्रिपैनोसोमा रोडेशियंस,
ये सेंट्रल अफ्रीका और वेस्ट अफ्रीका के देशों में पाई जाती हैं। कॉन्गो, नाइजीरिया, ज़ाम्बिया, ज़ायरे, युगांडा, इन देशों में ये प्रजातियां पाई जाती हैं। ट्रिपैनोसोमा क्रूजियाई जो है ये प्रजाति ज़्यादातर दक्षिण अमेरिकी देशों में या सेंट्रल अमेरिकी देशों में पाई जाती है। इसके कारण जो रोग होता है वो अधिकतर बच्चों में होता है, चगास डिजीज कहते हैं उसको। और इन दो प्रजातियों के कारण जो रोग या इन्फेक्शन होता है उसको स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। तो ये सबसे कॉमन स्पीशीज है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो भी एक्चुअली यही स्पीशीज है, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। तो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस एक कोशिकीय एक फ्लैजिला वाला प्रोटोजोअन है जो मनुष्यों के शरीर में अंतः परजीवी के रूप में पाया जाता है और उसके कारण एक बहुत भयानक किस्म का रोग होता है जो अफ्रीकी देशों में अधिकतर ज़्यादा होता है, उसको ट्रिपैनोसोमियासिस या अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस या हिंदी में निद्रा रोग कहते हैं। तो ये तीनों नाम याद रखिएगा। अब हम जो बात करेंगे आगे वो केवल ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस के बारे में होगी। तो पहले उसकी संरचना की बात करते हैं। आपके सामने एक अच्छा सा डायग्राम देखिए है, इसको देखिएगा और जो आपको डिस्क्रिप्शन यहाँ बताया जा रहा है उसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ट्रिपैनोसोमा की अगर हम संरचना की बात करें तो उसकी बॉडी जो है, बॉडी इलोंगेटेड, कलरलेस, सिकल शेप्ड, फ्लैट, 15 to 30 माइक्रोन लॉन्ग। जो ट्रिपैनोसोमा का शरीर है वो लंबा, रंगहीन, सिकल शेप, तर्कुरूपी, चपटा, 15 से 30 माइक्रोन लंबाई वाला होता है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो एक सेंटेंस में इसको इसी तरह से नोट करिएगा कि ट्रिपैनोसोमा का शरीर लंबा, रंगहीन, तर्कुरूपी, चपटा, 15 से 30 माइक्रोन लंबाई वाला होता है। आगे देखते हैं। बॉडी इज टेपरिंग एट बोथ एंड्स, यानी कि शरीर जो है वो दोनों सिरों पर नुकीला है। आप जब डायग्राम बनाएं तब भी इस बात का ध्यान रखिएगा, जो डिस्क्रिप्शन में कहा गया है डायग्राम में भी वो दिखना चाहिए। तो जब डिस्क्रिप्शन में कहा गया बॉडी इज टेपरिंग एट बोथ एंड्स, यानी कि शरीर दोनों सिरों पर नुकीला होता है, तो ये शरीर का पिछला सिरा है, ये अगला सिरा है। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड दोनों सिरों पर शरीर जो है नुकीला है, टेपरिंग है। बॉडी रिमेन कवर्ड बाय थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन कॉल्ड पेलिकल। ये सारे प्रोटोजोअन का कैरेक्टर है। जो संघ प्रोटोजोआ के सदस्य हैं उनका एक कोशिकीय शरीर एक खास तरह की मेम्ब्रेन से घिरा रहता है जो बहुत पतली होती है, लचीली होती है, उसको कहते हैं पेलिकल। तो यहाँ जो सेंटेंस में कहा गया बॉडी रिमेन कवर्ड बाय थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन कॉल्ड पेलिकल, तो ये शरीर के चारों तरफ एक भित्ति यहाँ नहीं दिखाई दे रही है डायग्राम में, उसकी लेबलिंग ज़रूर की गई है, लेकिन वो भित्ति जो है वो इसके ऊपर जब चारों तरफ से होगी तो आपको अंदर का भाग नहीं दिखेगा। तो ये भित्ति जो है जो इस शरीर के चारों तरफ होगी उसको पेलिकल मेम्ब्रेन कहते हैं। छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी होती है वो, उनको माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। प्रोटीन की बनी हुई इकाइयाँ होती हैं वो, उन्हीं की वजह से इसकी पूरी संरचना बहुत ज़्यादा लचीली होती है। आगे देखते हैं। सिंगल फ्लैजिलम अराइज फ्रॉम अ बेसल ग्रैन्यूल। फ्लैजिला का एक वचन है फ्लैजिलम, तो एक फ्लैजिला इसके शरीर में है और वो एक खास तरह के प्रोटीन ग्रैन्यूल से विकसित होता है जिसे बेसल ग्रैन्यूल। बेसल ग्रैन्यूल है वो प्रोटीन की बनी एक संरचना है जो इसके शरीर के पिछले सिरे यानी कि पोस्टीरियर एंड की तरफ पाई जाती है। तो ये बेसल ग्रैन्यूल है और बेसल ग्रैन्यूल का काम है फ्लैजिला का निर्माण करना। तो जो इसमें एकमात्र फ्लैजिला है, याद रखिएगा फ्लैजिला बहुवचन है, फ्लैजिलम एक वचन है। तो यहाँ पर लिखा है सिंगल फ्लैजिलम, यानी कि एक फ्लैजिला अराइज उत्पन्न होता है फ्रॉम अ बेसल ग्रैन्यूल। तो इसके शरीर में पाया जाने वाला एकमात्र फ्लैजिला बेसल ग्रैन्यूल से उत्पन्न होता है। तो ये बेसल ग्रैन्यूल है और इससे ये फ्लैजिला जो अक्सर शरीर की लंबाई से भी ज़्यादा होता है वो इससे विकसित होता है। ये बेसल ग्रैन्यूल प्रोटीन की बनी संरचना है शरीर के पिछले सिरे पर, और जो इससे फ्लैजिला निकल रहा है उसके अंदर फाइब्रिल्स का 9+2 अरेंजमेंट होता है, यानी कि प्रोटीन के बने बारीक धागे होते हैं जो 9+2 अरेंजमेंट में रहते हैं। 9 पेयर उनके एक सर्किल में बाहर की तरफ और बीच में 2 फाइब्रिल्स का पेयर होता है, तो इसको 9+2 अरेंजमेंट कहते हैं। तो ये फ्लैजिला 9+2 अरेंजमेंट शो करता है और इसके शरीर में एक ही फ्लैजिला है। साइटोप्लाज्म रिमेन डिफ्रेंशिएटेड इनटू एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। जो इसका कोशिका द्रव है, जो शरीर के अंदर कोशिका द्रव है, वो 2 भागों में विभाजित रहता है। बाहरी भाग एक्टोप्लाज्म
और भीतरी भाग एंडोप्लाज्म कहलाता है। आप जब डायग्राम बनाएं तब भी इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये दोनों भाग साफ साफ दिखने चाहिए। देखिए यहाँ जो आपको दिखाया जा रहा है ये वाला हिस्सा, ये कोशिका द्रव का भीतरी भाग है। तो ये पूरा हिस्सा बिल्कुल सेंटर में इस तरह से आपको थोड़ा सा गाढ़ा और थोड़ा सा दानेदार दिखेगा। और आप ध्यान दें बाहर की तरफ, किनारे की तरफ ये एक पतली सी पट्टी है, ये एकदम ट्रांसपेरेंट है, थिन है, पतली पारदर्शी पट्टी जैसी है। ये इसका कोशिका द्रव का बाह्य भाग है। तो ये जो साफ हिस्सा आपको दिख रहा है पट्टी के जैसा पतला बाहर की तरफ, ये एक्टोप्लाज्म है। और ये जो बीच में आपको गाढ़ा दानेदार और गहरे रंग का भाग दिख रहा है ये एंडोप्लाज्म है। तो ये दोनों भाग कोशिका द्रव के भाग हैं, बाह्य और भीतरी भाग। आगे देखते हैं। Cytoplasm contain nucleus, all normal cell organelles, starch grains present in form of volutin granules। तो जो कोशिका द्रव है उसमें एक केंद्रक, सामान्य कोशिकांग और एक स्टार्च ग्रेन्स के रूप में विशेष प्रकार के कण पाए जाते हैं जिनको वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स कहते हैं। तो ये इसका केंद्रक है और उसके अंदर एक संरचना आपको दिख रही है, वो उसकी केंद्रिका है, न्यूक्लियोलस है। और बाकी जो ये कोशिका द्रव है गाढ़ा, इसमें सारे कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरह के सारे कोशिकांग होंगे। ये जो छोटे छोटे आपको हरे रंग के ग्रीन कलर के जो आपको ये ग्रैन्यूल दिख रहे हैं, हरे रंग के जो कण दिख रहे हैं वो एक्चुअली हरे ही रंग के होते हैं और वो स्टार्च के बने हुए खास तरह के कण हैं और उनको वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स कहते हैं। वो इसका संचित भोज्य पदार्थ है। एक अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके लिए बन सकता है। ट्रिपेनोसोमा की कोशिकाओं में संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में होता है? तो वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स के रूप में ट्रिपेनोसोमा में संचित भोज्य पदार्थ पाया जाता है, याद रखिएगा। तो ये संरचना की बात हो गई। जब आप ये सब लिखेंगे इसके बारे में तो उसके साथ आपको एक ऐसा बेहतर डायग्राम भी देना होगा। और याद रखिएगा जैसा आपने डिस्क्रिप्शन में बताया है, जो अरेंजमेंट आप अंदर दिखा रहे हैं वो उसी तरह का होना चाहिए। ट्रिपेनोसोमा की संरचना देखने के बाद आइए देखते हैं कि इसका संक्रमण किस तरह से होता है। तो जो ट्रिपेनोसोमा के कारण संक्रमण होता है, ख़ासतौर से जो ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस या ट्रिपेनोसोमा रोडेशियंस के कारण जो संक्रमण या इन्फेक्शन होता है मनुष्यों में, उसको टेक्निकली ट्रिपेनोसोमियासिस या स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं, हिंदी में निद्रा रोग कहते हैं। चूँकि ये रोग अधिकतर अफ्रीकी देशों में होता है और अधिकतर ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस के कारण होता है, तो ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस के संक्रमण को अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस या अफ्रीकी निद्रा रोग भी कहते हैं और मेडिकली वो टर्म ट्रिपेनोसोमियासिस कहलाती है। तो अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पॉइंट है, आपके लिए याद रखिएगा। अफ्रीकी निद्रा रोग किसके कारण होता है? तो आंसर आपको ट्रिपेनोसोमा दिया होगा, स्पीशीज़ के नाम के साथ दिया होगा तो ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। एक्चुअली ट्रिपेनोसोमा जो है वो एक डाइजेनेटिक पैरासाइट है। आपको पहले बताया कि ये हमारे अंदर अंतः परजीवी के रूप में, एंडोपैरासाइट के रूप में रहता है, शरीर के अंदर पाया जाता है, लेकिन ये डाइजेनेटिक पैरासाइट है। ये शब्द का अगर अर्थ आपको मालूम है तो आपको मालूम होना चाहिए कि एंडो पैरासाइट तो शरीर के अंदर रहते हैं, लेकिन जो डाइजेनेटिक पैरासाइट हैं वो ऐसे परजीवी हैं जो अपने जीवन चक्र को दो अलग अलग पोषकों पर पूरा करते हैं। यानी कि दोज पैरासाइट्स विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल ऑन टू डिफरेंट होस्ट। अगर कोई दो अलग अलग पोषकों पर या होस्ट पर अपना जीवन चक्र पूरा करेंगे तो ऐसे पैरासाइट्स को डाइजेनेटिक पैरासाइट्स कहेंगे। और इसके लिए मनुष्य जो है वो इसके प्राथमिक पोषक यानी कि प्राइमरी होस्ट हैं और जो सीसी फ्लाई है वो इसके लिए सेकेंडरी होस्ट है। तो जीवन चक्र की शुरुआत ट्रिपेनोसोमा की मनुष्यों के शरीर में होगी एक संक्रमित सीसी फ्लाई के काटने के द्वारा, और जो बाकी का जीवन चक्र है वो सीसी फ्लाई में इसका पूरा होगा जो इसके लिए सेकेंडरी होस्ट है। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पॉइंट है, याद रखिए। अभी जो आपसे कहा कि ये एक डाइजेनेटिक पैरासाइट है, दो अलग अलग पोषकों में अपना जीवन चक्र पूरा करता है, तो जो इसका द्वितीयक पोषक है सेकेंडरी होस्ट जो है वो एक तरह का इंसेक्ट है, एक बड़े आकार की मक्खी होती है जो बहुत सारे अफ्रीकी देशों में, खासतौर से जो सहारा रेगिस्तान के आसपास, सहारा डेजर्ट के आसपास जो कंट्रीज़ हैं, युगांडा, मलावी, जाम्बिया, नाइजर, उन देशों में पाई जाती है। ज़ूलॉजिकली उसको हम कहते हैं ग्लोसिना पैल्पैलिस
और उसका सामान्य नाम सीसी फ्लाई है। तो ग्लोसिना पैल्पेलिस या सीसी फ्लाई जो है वो एक ऐसी मक्खी है जो किसी संक्रमित व्यक्ति को जब काटती है जो ट्रिपेनोसोमा के इन्फेक्शन से ग्रस्त है, तो वहाँ से वो संक्रमण दूसरे व्यक्ति में फैलाती है। तो याद रखिएगा, इन्फेक्शन ऑफ ट्रिपेनोसोमा ट्रांसमिटेड बाय सीसी फ्लाई, यानी कि ट्रिपेनोसोमा का संक्रमण सीसी फ्लाई द्वारा फैलता है, जिसको जूलॉजी में या जूलॉजिकल नेम जिसका ग्लोसिना पैल्पेलिस है। ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस इस पॉलीमॉर्फिक, ये भी एक अच्छा पॉइंट है, याद रखिएगा। ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस जो है वो एक्चुअली एक बहुरूपी है, यानी कि उसके जीवन में आपको उसके अलग अलग रूप देखने को मिलेंगे। वो लगभग 5 से 6 अलग अलग रूपों में पाया जाता है। उनमें से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्फेक्टिव फॉर्म इज मेटासाइक्लिक फॉर्म। जो 5 से 6 तक आपको रूप देखने को मिलेंगे ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस के उसके जीवन चक्र में, उनमें से ये जो है मेटासाइक्लिक फॉर्म, ये उसके जीवन चक्र की वो अवस्था है जब वो संक्रामक अवस्था में होता है, इन्फेक्टिव स्टेज में। एक्चुअली जब ग्लोसिना पैल्पेलिस किसी व्यक्ति को काटती है तो ये मेटासाइक्लिक फॉर्म जो है ट्रिपेनोसोमा की, ये उसके सिलेवरी ग्लैंड में होती है बहुत ज़्यादा मात्रा में। मनुष्यों के शरीर में ट्रिपेनोसोमा रुधिर में रहता है, ब्लड में, लेकिन सीसी फ्लाई में ट्रिपेनोसोमा उसकी सिलेवरी ग्लैंड में यानी कि लार ग्रंथियों में पाया जाता है। तो जब कोई संक्रमित सीसी फ्लाई, संक्रमित मक्खी किसी व्यक्ति को काटती है तो वो अपने सलाइवा के साथ जो उसकी सिलेवरी ग्लैंड में ये मेटासाइक्लिक फॉर्म पाई जा रही है ट्रिपेनोसोमा की, वो उसको भी मुक्त कर देती है। और उस व्यक्ति के शरीर में जैसे ही मेटासाइक्लिक फॉर्म पहुंचती है ट्रिपेनोसोमा की, उसमें संक्रमण शुरू हो जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए याद रखिएगा, ट्रिपेनोसोमा की संक्रामक अवस्था जो है, इन्फेक्टिव फॉर्म जो है, वो उसकी मेटासाइक्लिक फॉर्म है जो सीसी फ्लाई के सिलेवरी ग्लैंड्स में पाई जाती है। एक बार मेटासाइक्लिक फॉर्म आपके शरीर में जब पहुंच जाती है या किसी भी रोगी के शरीर में पहुंच जाती है तो उसमें फिर संक्रमण शुरू होता है और उसके संक्रमण के लक्षण सामने दिखने लगते हैं, यानी कि इन्फेक्शन शुरू होता है और उसके सिम्टम दिखने लगते हैं। एक्चुअली जो इन्फेक्शन है वो 2 स्टेजेस में होता है। पहली स्टेज वो है जब ट्रिपेनोसोमा की मेटासाइक्लिक फॉर्म केवल किसी भी व्यक्ति के रुधिर में पाई जा रही है, उसके ब्लड में, तो उसको कहते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन की जो फर्स्ट स्टेज है उसमें ट्रिपेनोसोमा फाउंड इन ब्लड। तो ट्रिपेनोसोमा जब किसी व्यक्ति के केवल ब्लड में, रुधिर में, खून में पाया जाता है तो ये इन्फेक्शन की फर्स्ट स्टेज है। और इसके जो लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं, फीवर, बुखार आना, हेडेक, सिरदर्द, स्वेलिंग इन लिम्फ नोड्स, जो लसिका ग्रंथियां हैं, लसिका जो गांठें हैं, उनमें सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, सिरदर्द होता है, बुखार आता है। ये लक्षण पहली अवस्था के हैं, फर्स्ट स्टेज के हैं, जब ट्रिपेनोसोमा किसी व्यक्ति के केवल रुधिर में है। एक बार ये ब्लड ट्रांसलोकेशन या ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा अगर ये परजीवी जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेता है, यानी कि ब्लड जो है वो ब्रेन तक जो पहुंच रहा है उसको एक बार अगर क्रॉस करके ये ब्रेन टिश्यूज़ में पहुंच जाता है, ये अवस्था ख़तरनाक है। ये अवस्था जो है ये इन्फेक्शन की दूसरी अवस्था है, सेकेंड स्टेज है। ट्रिपेनोसोमा रीच सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर ट्रिपेनोसोमा ब्रेन तक पहुंचता है यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचता है तो ये इन्फेक्शन की दूसरी और आखिरी अवस्था होती है। इसमें जो लक्षण दिखते हैं वो बहुत कैरेक्टरिस्टिक, बहुत विशेष तरह के लक्षण हैं जो निद्रा रोग को दिखाते हैं या स्लीपिंग सिकनेस को। चेंज्ड बिहेवियर, जो सेकेंड स्टेज के सिम्टम है उसमें चेंज्ड बिहेवियर, बदला हुआ व्यवहार, व्यक्ति का व्यवहार बदल जाता है। सबसे ज़्यादा चेंज ये आता है कि वो बहुत सक्रिय नहीं रह जाता है, बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हो जाता है, आलसी हो जाता है, लेटा रहता है, चलने फिरने की क्षमता उसकी बहुत कम हो जाती है, शरीर में ऊर्जा या एनर्जी बहुत कम हो जाती है। तो चेंज बिहेवियर दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बहुत लोगों को ये गलतफहमी है कि निद्रा रोग का मतलब ये कि जब व्यक्ति को लगातार नींद आती है, तो इसमें नींद बिल्कुल नहीं आती है। सामान्य व्यक्ति की तुलना में जो निद्रा रोग से ग्रस्त है व्यक्ति ट्रिपेनोसोमियासिस से, उसको नींद बिल्कुल नहीं आती है, रात में बिल्कुल नींद नहीं आती है। तो नॉक्टर्नल इंसोमैनिया, मेडिकली नींद ना आने की अवस्था को इंसोमैनिया कहते हैं। नॉक्टर्नल मतलब रात में, तो रात में नींद नहीं आती है, ये सबसे बड़ा एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है इस इन्फेक्शन का। नो हाइपरसोमैनिया, ये भी एक अच्छा शब्द है, याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा नींद आना, हाइपरसोमैनिया। नो हाइपरसोमैनिया, नींद बहुत ज़्यादा ना आना।
तो जो व्यक्ति निद्रा रोग से ग्रस्त है वो कुल मिलाकर पूरे दिन में 1 से 2 घंटे ही सोता है, जो कि सामान्य व्यक्ति की तुलना में बहुत कम है। तो निद्रा रोग से अगर व्यक्ति कोई ग्रस्त है और वो सेकंड स्टेज में है तो उसके अंदर रात में नींद ना आना और उसके व्यवहार में परिवर्तन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर इस अवस्था में उसका इलाज नहीं होता है तो ये रोग घातक होता है, यानी कि अगर इस स्टेज में ट्रीटमेंट नहीं होता है तो वो उसकी डेथ हो सकती है। जो ये इन्फेक्शन और उसकी स्टेजेस आपको बताई गई, ये इन्फेक्शन अधिकतर अफ्रीकी देशों में है। एशियाई देशों में, ख़ासतौर से भारत जैसे देशों में स्लीपिंग सिकनेस का इन्फेक्शन लगभग नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर सीसी फ्लाई जो है वो नहीं पाई जाती संक्रमण फैलाने की, जो मुख्य कैरियर या वाहक है। तो ये भी आपके लिए अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि स्लीपिंग सिकनेस जो डिजीज़ है, निद्रा रोग जो है वो कहाँ होता है, तो अधिकतर अफ्रीकी देशों में। कॉन्गो जितना इन्फेक्शन पाया जाता है अफ्रीकी देशों में, 70% उसमें से एक छोटा सा देश है सहारा रेगिस्तान के आसपास कॉन्गो, 70% वो केस वहाँ पाए जाते हैं। उसके अलावा मलावी, नाइजर, जाम्बिया, युगांडा, ये और दूसरे अफ्रीकी देश हैं जहाँ पर ये संक्रमण होता है। तो WHO बहुत अच्छा काम उन देशों में कर रहा है पिछले कई सालों से, जिसकी वजह से कुछ देशों में तो अफ्रीकी देशों में ट्रिपैनोसोमियासिस के यानी कि निद्रा रोग के जो केसेस हैं 90% तक कम हो गए हैं, और कुछ देश जो हैं छोटे, उनको निद्रा रोग से मुक्त घोषित कर दिया गया है, क्योंकि WHO ने वहाँ पर बहुत सारा काम किया है। और जो ट्रीटमेंट जो प्रोवाइड किया जा रहा है, पहले तो डायग्नोस किया जाता है अलग अलग तरह के टेस्ट करके, और फिर ट्रीटमेंट जो है वो WHO की तरफ से उन देशों में चलाया जा रहा है। तो इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण है इस रोग का। लेकिन फिर भी अगर डायग्नोस करना हो, यानी कि रोग का पता लगाना हो, तो उसके 2 मेथड हैं। या तो किसी व्यक्ति का ब्लड टेस्ट किया जाता है और उसके ब्लड में अगर मेटासाइक्लिक फॉर्म पाई जाती है ट्रिपैनोसोमा की, तो कन्फर्म हो जाता है उसको ट्रिपैनोसोमियासिस है, उसको निद्रा रोग है। और अगर वो ब्लड में नहीं आता है टेस्ट में ये मेटासाइक्लिक फॉर्म, तो फिर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड टेस्ट, ये आखिरी टेस्ट होता है। हमारी रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के आसपास जो टिश्यूज़ हैं उनसे द्रव्य निकाला जाता है, क्योंकि अगर सेकेंड स्टेज में कोई व्यक्ति है तो उसके ब्लड में ट्रिपैनोसोमा नहीं मिलेगा, तब ट्रिपैनोसोमा उसके सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स में मिलेगा, यानी कि उसके ब्रेन के आसपास के जो टिश्यूज़ हैं उनमें जो द्रव्य भरा है वहाँ ट्रिपैनोसोमा की मेटासाइक्लिक फॉर्म होगी, या फिर जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड है, वहाँ जो द्रव्य या बॉडी फ्लूइड भरा है उसके अंदर ट्रिपैनोसोमा मिलेगा। तो ये आखिरी एक टेस्ट होता है, इसके बाद कंफर्म हो जाता है कि व्यक्ति को ट्रिपैनोसोमियासिस हुआ है, निद्रा रोग हुआ है। WHO ने 6 ड्रग्स जो हैं वो इसके लिए प्रिस्क्राइब की हैं कि आप इनसे इलाज कर सकते हैं। पहली स्टेज में अगर कोई व्यक्ति है, कोई रोगी है, तो उसका इलाज करना ज़्यादा आसान है और ज़्यादा संभव है। सेकंड स्टेज में इलाज करना ज़रा मुश्किल है, 100% रिकवरी होना भी मुश्किल है। तो जो 6 ड्रग्स दी गई हैं उनमें से पेंटामिडीन और सुरेमीन, ये पहली स्टेज के पेशेंट के लिए, प्रथम अवस्था के रोगियों के लिए है, जब ट्रिपैनोसोमा किसी के केवल ब्लड में होता है। तो वहाँ अगर आप ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो इन ड्रग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और ड्रग है मेलार्सोप्रोल, ये सेकेंड स्टेज के पेशेंट को दी जाती है अगर कोई सेकेंड स्टेज में है, जब ट्रिपैनोसोमा ब्रेन टिश्यूज़ तक पहुंच गया है। तो ये ट्रीटेबल डिजीज़ है, इसका इन्फेक्शन का इलाज हो सकता है, लेकिन अगर सही समय पर इलाज शुरू किया जाए। तो ये आपके लिए ट्रिपैनोसोमा और उससे होने वाले रोग यानी कि ट्रिपैनोसोमियासिस के बारे में एक वीडियो था। उम्मीद है आपको पसंद आएगा और आप इससे कुछ बेहतर अपने लिए नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो अगर आप BSc फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर फर्स्ट के स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए इस साल ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और BSc थर्ड ईयर के अगर आप जूलॉजी के स्टूडेंट हैं तब भी आपके लिए जूलॉजी फर्स्ट पेपर में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ज़रूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने रेहांस बायोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपने दोस्तों को शेयर, लिंक जो है वो शेयर कीजिए, और जो भी वीडियो आपको पसंद आए उनको लाइक कीजिए। और जिन टॉपिक्स पर आप वीडियोस देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी आपके लिए वो वीडियो अपलोड करें। और वीडियोस को हमने प्लेलिस्ट की फॉर्म में अरेंज किया हुआ है, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट कीजिए। हो सकता है जो वीडियो आप चाहते हैं देखना और वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाए, तो आपके लिए बहुत आसान काम है। प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए, और अपने पसंद के अपने टॉपिक जो आपको चाहिए उन पर वीडियो देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।